Hello everyone, welcome to today's class. I am Kavita Goyal and welcome to Advanced Studies. So आज के अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की आगे की एंट्रीज और यहाँ हम समझेंगे डिसऑनर ऑफ बिल को। देखिए डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है कि बिल का पेमेंट जब भी ट्रॉय अपनी डेट ऑफ मैच्योरिटी पे नहीं करता है तो इसे कहा जाता है डिसऑनर ऑफ बिल। जैसे सपोज कि आप ड्रॉर ने एक बिल लिखा, सपोज ड्रॉर ने एक बिल लिखा 1000 रुपीज़ का और ये जो बिल था ये आपका 3 मंथ का था, इसका टाइम पीरियड था 3 मंथ। 3 मंथ बाद इस बिल का पेमेंट होना था, ठीक है। सपोज बिल लिखा गया था 1 अप्रैल को और बिल आपका 3 मंथ के अकॉर्डिंग इसकी जो पेमेंट डेट आएगी वो आएगी आपकी 4 जुलाई, क्योंकि इसमें 3 ग्रेस डेज भी ऐड हो जाएंगे। 3 मंथ हो गए आपके 1 जुलाई को, 3 ग्रेस डेज ऐड होकर हो गई 4 जुलाई। 4 जुलाई को इसका पेमेंट होना था। बट अगर जो भी पेमेंट डेट होती है या डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है उस डेट पे अगर ड्रॉय बिल का पेमेंट नहीं करता है और बिल की पेमेंट ना करने से रिलेटेड वो कोई सूचना भी नहीं देता है तो उस कंडीशन में इस बिल को बोला जाता है डिसऑनर होना, जिसमें हम मान लेते हैं कि उसने इस बिल को अनादरण कर दिया, इस बिल को डिसऑनर कर दिया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हम एंट्रीज करते हैं, मतलब अभी तक जो हमने एंट्रीज पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि ड्रॉय हर बिल का पेमेंट कर रहा था। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि अगर ड्रॉय इस बिल का पेमेंट डेट ऑफ मैच्योरिटी में नहीं कर रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है, तो हमें क्या करना है। क्लियर? देखिए मैंने आपको 4 कंडीशंस पढ़ाई थी अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिल लिखने के बाद ड्रॉर के पास ऑप्शन होता है कि वो इस बिल को चाहे तो अपने पास रख सकता है, चाहे तो कलेक्शन के लिए बैंक भेज सकता है, चाहे तो डिस्काउंट करा सकता है और या फिर वो एंडोर्सी को एंडोर्स कर सकता है। तो ये 4 कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई थी। अब इन्हीं चारों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे डिसऑनर ऑफ बिल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारा बिल हमारे पास है तो अगर ड्रॉय पेमेंट नहीं करता है तो क्या एंट्री होगी। बिल को अगर हम कलेक्शन के लिए भेज चुके हैं और ड्रॉय पेमेंट अब नहीं कर रहा है तो क्या एंट्री होगी। डिस्काउंट और एंडोर्समेंट के केस में क्या एंट्री होगी, ये यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले हम आज यहाँ पे ये 2 कंडीशंस जो हैं इसे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बिल अगर हम अपने ही पास रखते हैं तो क्या एंट्री होगी और अगर कलेक्शन के लिए भेज देते हैं तो क्या एंट्री होगी। सो बाकी के एंट्रीज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए यहाँ पे ये हमारी ड्रॉर की बुक है और ये हमारी ड्रॉइंग की बुक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बिल लिखने की एंट्री कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, सपोज यहाँ पे ड्रॉर हमारे ए और ड्रॉइंग हमारे बी है, तो यहाँ पे हो जाएगी टू बी। सपोज 1000 का बिल है, यहाँ पे हमने 1000 अमाउंट ले लिया है। ए टू बीपी, यहाँ पे हमारी बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री हो गई है 1000 रुपीज। अब इसके बाद बिल लिखने के बाद की पहली कंडीशन, अगर ड्रॉर इस बिल को अपने ही पास रखता है कंप्लीट 3 मंथ तक, तो उस केस में क्या होगा। 3 मंथ के बीच में तो कोई एंट्री नहीं होगी ड्रॉर की बुक में, और 3 मंथ बीतने के बाद क्या होगा कि जब ड्रॉय की पेमेंट डेट आएगी तो उसको पेमेंट करना चाहिए था, बट अब तो ये पेमेंट कर नहीं रहा है क्योंकि ये बिल हो रहा है डिसऑनर। तो अब 3 मंथ बीतने के बाद ड्रॉय की बुक में हम हमेशा पेमेंट की एंट्री करते हैं, बट अब पेमेंट नहीं हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है। तो इस केस में देखिए क्या होता है। डिसऑनर के केस में आपकी 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, जो भी बिल होता है वो कैंसिल हो जाता है, मतलब जो भी बिल है वो डिसऑनर्ड हो जाता है। ये जो बिल लिखने की हम एंट्री करते हैं ये एंट्री आपकी पलट जाती है, ओके। मतलब बिल जो है वो बिल का काम ख़त्म हो जाता है और जो पेमेंट हमें लेना होता है वो बी से वापस वैसे ही लेना बनता है। तो बिल लिखने की एंट्री एक तो आपकी पलट जाती है और दूसरी चीज़ होती है नोटिंग चार्जेस। देखिए क्या होता है कि जब भी अगर ड्रॉ इस बिल का पेमेंट अगर नहीं कर रहा है तो ड्रॉर को उस बिल को लेके नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ता है, उस बिल को देना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि भाई ड्रॉय इस बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है। नोटरी पब्लिक जो होते हैं वो ड्रॉय को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका ये बिल का पेमेंट है, आप कर दीजिए। अगर ड्रॉय इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और वो बिल का पेमेंट नहीं करते हैं
तो इस कंडीशन में जो नोटरी पब्लिक होते हैं वो एक नोटिंग चार्जेस उस बिल पे लगा देते हैं और बिल को डिसऑनर कर देते हैं। ये जो नोटिंग चार्जेस होता है, इस नोटिंग चार्जेस का पेमेंट आपके बिल के डिसऑनर होने पे लगता है और इस नोटिंग चार्जेस का पेमेंट एट ए टाइम उस पर्सन को करना होता है जिसके पास ये बिल एट ए टाइम अवेलेबल होता है। उसके बाद ये नोटिंग चार्जेस जो भी पे करता है वो क्या करता है, एट द एंड इस पेमेंट को ड्रॉई से रिसीव कर लेता है। मतलब कि अभी जैसे सपोज ये बिल अगर ड्रॉर के पास है तो ड्रॉर इस बिल का नोटिंग चार्जेस पे करेंगे और पे तो कर देंगे अभी, बट बाद में इस नोटिंग चार्जेस का पेमेंट लेंगे किससे, ये ड्रॉई से ही मांगेंगे। क्यों मांगेंगे, क्योंकि ये जो नोटिंग चार्जेस उन्हें देना पड़ा है ये ड्रॉई की वजह से देना पड़ा है। तो इस नोटिंग चार्जेस का पेमेंट एट द एंड हम ड्रॉई से ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बिल लिखने की एंट्री की। अब बिल हमारा हो रहा है डिसऑनर, तो बिल की जो लिखने की एंट्री होती है डिसऑनर के केस में वो पलट जाती है। तो बिल के लिखने की एंट्री को हम यहाँ पे पलट देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आर हमारे डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएंगे और बी जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएंगे। मतलब बी हमारे डेबिट हो गए टू बी आर बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और इसी के साथ में आपका जो नोटिंग चार्जेस होता है वो इसी एंट्री में ही ड्यू हो जाता है। क्लियर, ड्यू का मतलब हो जाता है मांगना। भाई आपका बिल डिसऑनर हुआ, आप इस बिल को डिसऑनर कर रहे हो, डिसऑनर करने में आपको क्या पे करना पड़ रहा है, ड्रॉर को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो वो नोटिंग चार्जेस वो क्या करेगा, वो अपने ड्रॉई से मांगेगा। तो पहले वो कह देगा कि भाई हमें इतने नोटिंग चार्जेस आपसे चाहिए, और मांगने के बाद फिर वो उस नोटिंग चार्जेस को अभी अपने पास से पे कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, बिल हमारा कितने का था, 1000 का था। तो 1000 रुपीज़ हमारे बिल के जो डेबिट थे वो यहाँ पे क्रेडिट हुए। जो अकाउंट जितने से डेबिट था उतने से ही यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब अब हमारा बिल का अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। जिस अकाउंट को जितने से वो डेबिट है अगर उसे उतने से ही क्रेडिट कर दें, या जितने से क्रेडिट है उसे उतने से ही डेबिट कर दें, तो वो अकाउंट हमारा वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बिल का अकाउंट है ये क्लोज हो चुका है। अब हमें अमाउंट कहाँ फिल करना है, बी के अकाउंट में। तो देखिए अभी बी से हमें एक चीज़ और मांगनी है, नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस को हम क्या करते हैं, नोटिंग चार्जेस को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये पैसा भी हमें बी से लेना है। यहाँ पे हम इसे ड्यू करेंगे। नोटिंग चार्जेस हमें कितने लेने हैं, सपोज हमारे नोटिंग चार्जेस का जो भी अमाउंट होगा वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। सपोज यहाँ पे हमें 10 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के लेने, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के बिल के अमाउंट के साथ यहाँ पे क्रेडिट करें। कंप्लीट अमाउंट कितना हुआ, 1010, मतलब कि 1010 रुपये। ये हमें किससे लेना है, बी से लेना है। तो हमने बी को यहाँ डेबिट कर दिया 1010 से, यहाँ पे हमने बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया और नोटिंग चार्जेस क्रेडिट कर दिए। मतलब हमें जो बी से पेमेंट लेना है वो कम्प्लीटली 1010 लेना है, जिसमें 1000 रुपये बिल के हैं और 10 रुपये नोटिंग चार्जेस के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बिल के डिसऑनर की एंट्री करते हैं और नीचे नरेशन आ जाती है, बी बिल डिसऑनर्ड। ओके, इसके बाद क्या होगा आपका, और ये जो डिसऑनर की एंट्री आप करेंगे ये आपके जो बिल की मेच्योरिटी डेट होगी उस पर्टिकुलर डेट पे करेंगे। डेट ऑफ मेच्योरिटी पे ही आपको ये बिल की डिसऑनर की एंट्री करनी होगी। अब यहाँ पे हमने ड्रॉर की बुक में तो इस बिल को डिसऑनर कर दिया, ड्रॉई की बुक में क्या होगा, देखिए ड्रॉई की बुक में भी सेम चीज़ होगी, ये बिल आपका जो है वो डिसऑनर होगा। बिल के डिसऑनर होने की एंट्री यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से होती है। बिल लिखने की एंट्री आपकी पलट जाती है, साथ में नोटिंग चार्जेस इसी एंट्री में ड्यू हो जाते हैं। तो अगर हम इस एंट्री को पलटते हैं तो यहाँ पे एंट्री बनती है, बीपी अकाउंट डेबिट 1000 टू ए। अब देखिए यहाँ पे हमने बिल अकाउंट जो है वो बिल का जो बीपी अकाउंट है वो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 1000 से। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे नोटिंग चार्जेस जो हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस का पेमेंट भी हमें इनसे 10 रुपीज़ का लेना है। तो कम्प्लीटली ए को मतलब देना है, तो कम्प्लीटली बी को ए को कितना पैसा देना है, बी को ए को देना है 1010 रुपये, 1000 रुपये बिल का और 10 रुपये नोटिंग चार्जेस का। क्लियर, ये आपके बिल के डिसऑनर की एंट्री एक आपने यहाँ करी और एक एंट्री आपको इसी तरीके से ड्रॉई की बुक में करनी होगी। इसके बाद बात आती है नोटिंग चार्जेस पे करने की। मैंने आपको बताया कि जो नोटिंग चार्जेस है वो एट ए टाइम जिसके पास बिल होता है वो पे कर देता है और साथ ही साथ वो ड्रॉई से उस पैसे को मांग लेता है। तो भाई ए ने क्या किया, ए ने अभी तो नोटिंग चार्जेस पहले मांगे कि भाई हमें दे देना, हमें ये भी पैसा आपसे लेना है, उसने बता दिया।
अब वो क्या करेगा, इस नोटिंग चार्जेस को यहाँ पर पे कर देगा। तो जो भी चीज़ हम अगर पे करते हैं कोई भी चीज़, तो पैसा जाता है, तो पैसा जाएगा तो आपका क्या होगा, कैश आपका क्रेडिट होगा, और जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कैश जाएगा वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा गया नोटिंग चार्जेस के लिए, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो गया और आपका कैश क्रेडिट हो गया। ये नोटिंग चार्जेस चूंकि ए ने पे किए हैं इसलिए अभी इसकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ ए की बुक में होगी, और यहाँ पे आपकी ड्रॉइंग की बुक में सिर्फ आपकी बिल के डिसऑनर की एंट्री होगी और कोई एंट्री आपको यहाँ पे नहीं करनी है। इसके बाद अब बिल का पेमेंट जब भी आगे होगा उसकी एंट्रीज मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिसऑनर की एंट्री बता रही हूँ कि अगर आपको बिल को डिसऑनर करना होगा तो उस केस में आप बिल को डिसऑनर कैसे करेंगे। बिल अगर आपको डिसऑनर करने को बोला जाए तो सिंपली आपको बिल लिखने की एंट्री को पलट देना है, नोटिंग चार्जेस ड्यू कर देंगे। क्लियर? ये मैंने आपको एंट्री बताई उस केस की जब इस बिल को ड्रॉअर 3 मंथ तक अपने ही पास रखता है। अब हम दूसरे केस को समझ लेते हैं। अगर ड्रॉअर ने इस बिल को कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया तो ड्रॉअर इस केस में क्या एंट्री करेगा। देखिए, अगर बिल को ड्रॉअर ने बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए तो यहाँ पे भाई अभी तो डिसऑनर तो हुआ है डेट ऑफ मैच्योरिटी पे 4 जुलाई को, लेकिन बिल लिखा गया था आपका कब, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में, 4 जुलाई के बीच में कभी भी इस बिल को कलेक्शन के लिए भेज चुका होगा। तो जिस पर्टिकुलर डेट पे उसने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा होगा उस पर्टिकुलर डेट में हमने अपने यहाँ क्या एंट्री कर ली होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू BR, मतलब बिल इनके पास से जा चुके होंगे कहाँ पे, कलेक्शन के लिए। ये एंट्री ऑलरेडी हमारे अकाउंट में हो चुकी होगी। लेकिन अब इसके बाद जो रिसीविंग की एंट्री होती है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की रिसीविंग की जो एंट्री होती है वो अभी हमारे पास नहीं हुई होगी, क्योंकि वो कब होती है, वो होती है डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, और उसके पहले ही क्या हो गया है, बिल हमारा डिसऑनर हो गया। तो अब यहाँ पे जब बिल डिसऑनर होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बिल के डिसऑनर की एंट्री हमारे यहाँ पे बुक में होगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो हमेशा हम बिल लिखने की एंट्री को पलट देते हैं। यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, भाई हम बिल लिखने की एंट्री को पलटेंगे। अब अगर हम बिल लिखने की एंट्री को पलटेंगे तो हमारा जो बी क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर हम यहाँ पे बिल को एंट्री को पलटते तो बिल तो बी तो डेबिट हो जाएंगे, बट BR को यहाँ पे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन BR को तो हम ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे क्रेडिट कर चुके हैं। मैंने आपको बताया अकाउंटिंग का एक रूल होता है, जो अकाउंट जितने से क्रेडिट है उसे उतने से डेबिट कर दिया जाए, या जो जितने से डेबिट है उसे उतने से ही क्रेडिट कर दिया जाए, तो इसका अमाउंट 0 हो जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बिल डेबिट था और ये क्रेडिट एक बार हो चुका है, तो इसे अगर हम दोबारा डेबिट कर देंगे तो ये बिल हमारा जो है ये दोबारा से अकाउंट जो 0 या अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस केस में हम बिल को चूंकि एक बार ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं इसलिए अब हम इसे दोबारा क्रेडिट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि बिल को क्रेडिट करने के बाद हमने इसकी जगह पे क्या डेबिट किया था उस चीज़ को यहाँ पे, मतलब उसके आधार पर हम यहाँ पे चीज़ को डेबिट करेंगे। देखिए, हमने जब यहाँ पे बिल को डेबिट किया था उसके बाद इसको क्रेडिट किया, तो ये क्रेडिट करने के बाद इस बिल को हमने कहाँ भेज दिया था, कलेक्शन के लिए भेज दिया था, बैंक में। क्लियर? हमने इस बिल को भेज दिया था कलेक्शन के लिए बैंक में। तो यहाँ पे क्या होगा कि यही चीज़ हमारी जो बिल के अगेंस्ट हमने जो चीज़ डेबिट की थी वो यहाँ पे हमारी क्रेडिट हो जाएगी टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, हमारा जो है ये आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो नोटिंग चार्जेस हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे, सॉरी नोटिंग चार्जेस हैं वो हमारे यहाँ पे ड्यू हो जाएंगे, क्योंकि हमें बी से क्या लेना है, नोटिंग चार्जेस भी लेने हैं। तो यहाँ पे हम नोटिंग चार्जेस को यहाँ पे हम ड्यू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो गई, बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू नोटिंग चार्जेस, जिसमें हमने इस एंट्री को पलटा तो बी हमारे डेबिट हो गया और BR को हमें क्रेडिट करना था, लेकिन हम ऑलरेडी उसे क्रेडिट कर चुके थे। उसकी जगह हमारा जो भी चीज़ डेबिट थी उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर लिया और साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस जोड़ दिए। अब यहाँ पे हमें इससे कितना पैसा लेना है, 1010 रुपीज़ बिल का और 10 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस का। क्लियर?
जिस तरीके से यहाँ पे आपके बिल के डिसऑनर की एंट्री हुई है, सेम इसी तरीके से आपको बिल के डिसऑनर की एंट्री ड्रॉई की बुक में करनी है। अब ड्रॉई को तो नहीं पता कि आप इस बिल को कलेक्शन के लिए भेज चुके थे, इसलिए ड्रॉई अपनी बुक में डिसऑनर की वही एंट्री करेंगे जो उन्होंने फर्स्ट केस में की थी। मतलब कि इस एंट्री को पलट देंगे तो बीपी डेबिट हो जाएगा, ए क्रेडिट हो जाएगा, साथ में नोटिंग चार्जेस आपके ड्यू हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, इसी के साथ में ये एंट्री तो हो गई भाई बिल के डिसऑनर होने की। इसके बाद क्या होगा कि नोटिंग चार्जेस पे करने की बात आती है कि ड्रॉर को नोटिंग चार्जेस पे करने हैं, क्योंकि इस ड्रॉर ने इस बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा था, लेकिन बिल तो अभी भी एक ही था ना, ड्रॉर का था, तो बिल का जो नोटिंग चार्जेस है वो तो इसे पे करने ही पड़ेंगे। तो नोटिंग चार्जेस ए पे करेगा, और कैसे पे करेगा, चूंकि ये बिल बैंक में था इसलिए डायरेक्टली उसके बैंक के अकाउंट से नोटिंग चार्जेस का पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नोटिंग चार्जेस पेमेंट की एंट्री जो है वो होगी आपकी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए वहां पे हमने एंट्री की थी फर्स्ट केस में टू कैश अकाउंट, यहाँ पे हम इसका पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। मतलब हम इसका पेमेंट डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से डिडक्ट करा दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल ऑलरेडी हमारा उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे बैंक में अवेलेबल था। तो यहाँ पे हमारी नोटिंग चार्जेस की एंट्री हो गई, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे बिल डिसऑनर की एंट्री क्या हुई, बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। ये आपकी कंडीशन होती है कि अगर आपने बिल को कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया है तो उस कंडीशन में आपको डिसऑनर की ये एंट्री करनी होती है, साथ में नोटिंग चार्जेस पे करना होता है। और ड्रॉई की बुक में आपकी सेम एंट्री होगी, या आपकी एंट्री चाहे आपके चारों ही केसेस होंगे, चारों केसेस में सेम ही एंट्री होगी, क्योंकि ड्रॉई को ये चीज़ पता नहीं होती कि एट अ टाइम बिल आपका कहाँ पे था। भाई उसके लिए तो वो 3 मंथ तक के लिए वो बिल आप ही के पास था, उसको क्या पता आपने इस बिल को कहाँ भेजा था कहाँ नहीं भेजा था। तो वो डिसऑनर की एंट्री जो उसके यहाँ होगी वो सेम होगी, और आपके यहाँ कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगी ड्रॉर की बुक में। सो ये यहाँ पे मैंने आपको 2 केसेस बताए, आगे के 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।